हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। देखिएगा, अपने रीट के टेस्ट चल रहे हैं। L1 को लेकर एकदम बढ़िया मेहनत से अपन काम कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट है आपको पहले ही पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से और ईमानदारी से किया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अपन इसको सॉल्व करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इनमें नए नए पैटर्न लिए जाएं ताकि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो हमारी नजरों से, हमारे ध्यान से बच जाए। तो सबसे पहले आपके सामने जो ग्रामर का सवाल है आर्टिकल वाला, यहाँ देखो दो खालिस्तान है। सबसे पहले तो बात करते हैं, उसने कहा कि वो टीचर है, ये कोई स्कूल का नाम है, याद रखें। स्कूल का, कॉलेज का या किसी संस्था का, कंपनी का जब विशेष नाम दिया हो, जैसे इंसान का, कोई भी हो जाए, चाहे वो किसी स्कूल का विशेष नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, राजस्थान, जयपुर, याद रहे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। और रही बात ये, तो किसी भी स्कूल का ये ऑफ का मतलब ये नहीं कि निश्चित। यहां दो स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। अगर वो कहता कि प्रिंसिपल, तब तो आप करते द, क्योंकि स्कूल कोई भी हो प्रिंसिपल एक होता है। लेकिन टीचर उस स्कूल में कई होते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि उसने मुझसे कहा था कि वह इंडियन पब्लिक स्कूल का एक टीचर है। ये बात आप बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर यहाँ हेडमास्टर या प्रिंसिपल है तब तो द आएगा, क्योंकि किसी भी स्कूल विशेष में ये एक ही होता है। लेकिन यहां बात कर रहा है टीचर की, और टीचर कोई भी हो सकता है, तभी ये एकदम परफेक्ट आंसर होगा आपका ये वाला। आपको यहां याद रखना है कि स्कूल में टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई एक के लिए प्रिंसिपल एक ही होता है तो द। तो यहाँ गलती नहीं करना। आपको जब भी स्कूल कॉलेज का विशेष नाम दे दे, जैसे व्यक्ति का विशेष नाम दे दे, तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये और ये जो ऐसा ही एक प्रश्न काफी समय पहले अधीनस्थ बोर्ड पूछ चुका है। देखो, ही वॉज एम्प्लॉई डैश, सेम यही नाम था जो मेरा है, पवन गैस एजेंसी या ऐसा कोई, पवन गैस कंपनी। तो यहां भी वही बात, क्रॉस, और यहां भी ये पहले का प्रश्न बता रहा हूं मैं, तो सेम पैटर्न पे ये भी प्रश्न है। ये दूसरे स्टेट के एग्जाम में लिया हुआ है, पर कोई नहीं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय ऑफ, खैर। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, मिलते जुलते से सवाल हैं। कोई भी, चाहे कंपनी का नाम हो या कोई भी हो, आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, हाँ, अगर वो कहता ओनर होता, मालिक, तो आप कह सकते थे द, क्योंकि वो एक ही होता। तो थोड़ा इनमें तसल्ली से काम करें। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस का मामला है और यहां लिखा हुआ है रैंग। आपको ध्यान है, रैंग जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिंग, रैंग, रंग। तो सेकंड फॉर्म है, यानी ये तो तय है कि मामला किसका है, पास्ट का है। अब जब मामला पास्ट का हो तो फिर यहां वर्तमान वाले ऑप्शन कोई काम के नहीं है। अब बची बात ये कि वाज लेफ्ट करें या वाज लिविंग। देखिए भाई, वाज के साथ थर्ड फॉर्म तब आती है जब वाक्य किस में हो, पैसिव में। और वाज के साथ आईएनजी कब आता है, जब वाक्य नॉर्मली किस में हो,
एक्टिव में। अब यहां मुद्दा है कि वाज लेफ्ट सही है या वाज लिविंग। तो भैया मैंने कल परसों या जो पहले टेस्ट हुए थे वहां भी ये बात स्पष्ट की थी कि अगर इस क्रिया को करने वाला यही है तो वाक्य एक्टिव में ही लिख सकते हैं, पैसिव में नहीं। हाँ, अगर इस क्रिया को करने वाला बाद में लिखा होता तो पैसिव में लिखते। तो यहां ये बहुत तार्किक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि इसे एक्टिव में ही लिख सकते हैं, पैसिव में नहीं। क्योंकि जब भी इस क्रिया को करने वाला पहले लिखा, हमेशा एक ही बात गांठ बांध लें भाई, आप एक ही चीज देखो कि किसी भी वाक्य में मेन वर्ब के पहले उसका अगर कर्ता डूअर है तो भैया फिर उसे एक्टिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। और अगर किसी वाक्य में मेन वर्ब के पहले उस काम को करने वाले का जिक्र नहीं है, बाद में हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं, तो उसे पैसिव में ही लिखते हैं। तो थोड़ी तार्किक बातें हैं। जस्ट एज आई लेफ्ट एज आई वॉज लिविंग द हाउस में जैसे ही घर छोड़ने वाला था घंटी बजी। तो ये बहुत तार्किक, और मैं देख रहा हूं इन दिनों पेपर बढ़िया आ रहे हैं। तो बच्चे क्या है कि घास काटू काम कर रहे हैं, वो फेल होंगे। तो आप भी थोड़ा हर चीज पर काम करें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जानबूझ के मैंने ऐसे पैटर्न लिए जिससे आपको 10 नई बातें सीखने को मिले। देखिएगा, ये आपको इनडायरेक्ट बनाना है, सीधी सी बात है। इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रही है तो ये डायरेक्ट है, बनाना है इनडायरेक्ट। देखिए यहां हैड लिखा है, आपको ध्यान होगा अपना नियम ये है, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड बनाते हैं और सेकंड का थर्ड बनाते हैं। और मैंने तभी कहा बेसिकली हैड के लिए दो शर्तें हैं, आप जीवन भर याद रखना। देखिए, हैड की पहली शर्त अगर अकेला हैड ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हैड को मजबूरन आप हैड भी बना सकते हैं, लेकिन पहली वरीयता इसी को रहेगी, दूसरी वरीयता इसको। ऐसा प्रश्न अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में था जहां अकेला हेड था, उसका हेड किया हुआ था, वहां ये नहीं था। तो ये आपको इसमें नहीं उलझना, आप तो दो ही बातें याद रखो, हेड का हेड ही रखना है। अगर गलती से हेड वाला ऑप्शन नहीं तो हेड करना होगा। खैर हैव तो होगा ही नहीं ना, और हैव तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि आपको ये तो कंफर्म है। अब मुद्दा बचता है ये कि दोनों में से कौन सा सही हो। तो आप यस्टरडे को देख लो, यस्टरडे का होता है द डे बिफोर दैट डे नहीं, ये दैट डे गलत लिख दिया इसमें, तो ये भी गया। ऐसे आते हैं ना सवाल, तब पता चलता है नॉलेज कैसा क्या है। तो इस पे अच्छा काम करें, ये बातें मेंशन अलग से लिख लेना कि वैसे हेड चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हेड भी किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर, ये वोकेबलरी का है। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेना है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहां से यहां तक कि बोलने की घुमा फिरा कर बात करने का तरीका। कुछ लोगों को आदत होती है सीधी बात नहीं करते, घुमा फिरा के बात करते हैं, सर्क्यूलर में घुमा के, सर्क्यूलर ये मैंने पढ़ा भी रखा है आपको। सर्क्यूलर समझते हो, घुमा फिर घुमाना। तो वैसे ही सर्किमलोकेशन का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। बात करें सेंटीपेड का, ये तो वो कन खजूरा, वो एक छोटा सा कीड़ा होता है तो उसको बोलते हैं। और कोर्जन होता है जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करना। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है थोड़ा सा डेंस, घना, गाढ़ा, गहरा। तो ये आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट फिर चलते हैं कहावत मुहावरे की ओर। मोस्ट पेरेंट्स, ज्यादातर माता पिता ये मुश्किल पा रहे हैं टू मेक बोथ हैंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई के कारण
अपनी आई के अंदर ही गुजर, ये मेक बोथ एंड्स मीट। मैंने आपको कहा था कि भैया दोनों किनारे मिला लेना, यानी अपनी इनकम में जितने चादर उतने ही पैर फैलाना। मैंने कहावत मुहावरे की क्लास में इसको तसल्ली से बता रखा है। तो ये होगा अपनी इनकम के अनुसार ही जीवन गुजर बसर करना, जितनी चादर उतने पैर फैलाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारे जो है पेडागोजी का पार्ट शुरू होता है। रिमेडियल टीचिंग सिलेबस, यानी बच्चों को जो रिमेडियल टीचिंग दी जानी है उसका जो सिलेबस होता है वो आधारित होता है किस पर? आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। क्या अध्यापकों के जो विचार हैं भाषा की परेशानियों पर, उस पर आधारित नहीं बच्चों। आपको पता होगा कि रेमेडियल का सिलेबस बच्चे जो गलतियां करते हैं उसके विश्लेषण पर आधारित होता है और बच्चे की रुचि पर नहीं। ऐसा अगर हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन ये नहीं होता, तो ये है एक विश्लेषण जो बच्चों के द्वारा एग्जाम में जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसके अंदर जो बच्चे ने गलतियां की, उस गलतियों के विश्लेषण के आधार पर आपका रिमेडियल टीचिंग का सिलेबस आधारित होता है। एकदम परफेक्ट है। ये कह रहा बच्चे की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ये बहुत अच्छा ऑप्शन प्रॉपर इसका नहीं है। तो चलिए बात करेंगे आगे। अगला सवाल है, व्हाट डज सीजीपीए मीन इन सीसीई पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन? मूल्यांकन में सीजीपीए का क्या मतलब है? देखो मैं बताता हूं आपको। अपने को पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, सबमेटिव असेसमेंट होता है, और फॉर्मेटिव एफ फॉर 40% होता है और एस फॉर ये 60% होता है। तो दोनों को मिलाकर बच्चे का जो आप रिजल्ट निकालेंगे, बच्चे को जो ग्रेड देंगे वो इसमें से ही तो देंगे। तो ये जो 100 बनता है इसे कहते हैं सीजीपीए, और ये होता है संचयी ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है हर चीज का कलेक्शन, जिसके आधार पर बच्चों को आप क्या देंगे? ग्रेड। भाई जैसे 80 से ऊपर है तो ए, 90 से तो ए प्लस आजकल दे रखा है ना भाई, ए बी सी डी ई तक देते हैं भाई। जो 33 से नीचे वो, तो ये जो होता है आपका बच्चे का पूरा वर्ष भर का जो सिस्टम बनता है वो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहलाता है। इसे ही सीजीपीए कहते हैं। ये मैंने दोनों का विश्लेषण पूरा बताया हुआ भी है। आगे बात करेंगे। प्रश्न है, स्ट्रक्चरल मेथड की जो ताकत है, या मैं कह दूं कि स्ट्रक्चरल विधि जो है उसकी अच्छाई कह दो या बढ़िया बात क्या है? तो लिसनिंग एंड राइटिंग नहीं भाई। स्ट्रक्चरल का लिसनिंग और स्पीकिंग होता है, लिसनिंग और राइटिंग नहीं होता। राइटिंग नहीं होता तो ये भी हटा। और आपको ध्यान है स्ट्रक्चरल अप्रोच में बच्चों को बहुत सारे स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं और वो स्ट्रक्चर पहले प्रॉपर सेलेक्ट होते हैं, फिर उनको ग्रेडिंग होती है सिंपल से जटिल की ओर। ये इसकी मजबूती है, और असेसमेंट और इवेल्युएशन इसमें नहीं होता इतना। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका होगा ये सी वाला। चलिए अगले और अंतिम सवाल की ओर बढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द लैंग्वेज लर्निंग? कौन सी ऐसी चीज है जो लैंग्वेज लर्निंग के नजरिए से सही नहीं है? तो गलत वाला मामला चुनना है। तसल्ली से पढ़ें। भाषाई कौशल जो हैं वो एक भाषा से दूसरी भाषा में जो ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, हम यही करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी की ओर बढ़ते हैं ना, तो आपको हिंदी आती है तो अंग्रेजी में भी मदद मिलती है, तो ये ठीक है। हर बच्चा जो है, बच्चे में योग्यता होती है कई भाषाएं सीखने की, अगर उसे मौका दिया जाए, समय दिया जाए, सही है।
मातृभाषा बाधा बनती है, रुकावट बनती है सेकंड लिंग ना, ये गलत बात है, यानी इसमें यही उत्तर है। याद रखो, मातृभाषा की मदद से ही नई भाषा सीखी जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मातृभाषा का ओवर या एक्सेसिव यूज करें, ज्यादा यूज करें, तो फिर भाई जो है बाधा बनती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिना मातृभाषा के, नहीं नहीं, मातृभाषा मदद ही करती है, रोकती नहीं है। जैसे ये भी इसने गलत सही कहा है कि मदर टंग जो है वो सहायता करती है, ये तो अच्छी बात है, रोकती है ये बुरी बात है। तो ये थे हमारे 9 सवाल। आपको मैं रोज कह रहा हूं 25 से 30 टेस्ट कर लें और नई चीज जो आती है उसको लिख लें, आपका पेपर बेहतरीन जाएगा, ये विश्वास है। और मेहनत जी जान से, मैं भी घास काटो काम नहीं करता हूँ, एक एक सवाल खुद तैयार करता हूँ ताकि बच्चों को नई चीजें सिखा सके। तो ऐसे ही टेस्ट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।